नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। एक और बेहतरीन टॉपिक मैं लेके आया हूं और उसका नाम है क्या क्या चैलेंजेस आते हैं मेंटेनेंस प्रोसेस में, उसका इम्पैक्ट क्या होता है इंडस्ट्री में, क्या कारण है उसके और क्या पॉसिबल मेजर हम ले सकते हैं। आपको याद होगा ये एक सीरीज चल रही है जिसका ये आखिरी टॉपिक है। जो पहला टॉपिक था वो था मेंटेनेंस प्रोसेस के बारे में, जहां ओवरऑल मेंटेनेंस प्रोसेस की बात की गई थी। दूसरा था प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में, तीसरा प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, चौथा था आईओटी और उसका मेंटेनेंस प्रोसेस से क्या लिंकेज है। जो पिछला और लास्ट एपिसोड था वो था अबाउट टीपीएम, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का। और ये आखिरी एपिसोड जो सीरीज का है, ये क्या क्या चैलेंजेस हैं मेंटेनेंस प्रोसेस के और क्या कर सकते हैं उसके बारे में। इन जनरल अगर हम देखते हैं तो जो भी चैलेंजेस मेंटेनेंस प्रोसेस में आते हैं मशीन्स को लेके, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो भी वहाँ पे लोग काम करने वाले हैं, चाहे वो प्रोडक्शन के लोग हैं या मेंटेनेंस के लोग हैं, उनको उसके बारे में पता होता है। और बहुत सारे जो ब्रेकडाउन्स होते हैं वो एक्चुअली में अवॉइडेबल होते हैं, बट शायद हमारा फोकस नहीं होता, हमारी प्रायोरिटी नहीं होती, या हम बहुत सिंसियर नहीं होते उस प्रोसेस को इफेक्टिवली करने के लिए, जिस कारण से प्रॉब्लम आती है। और कई बार इसके लिए हम बाहर किसी एक्सपर्ट की हेल्प भी लेते हैं या और अलग अलग तरह की मेथोडोलॉजी जैसे टीपीएम है उसकी मदद लेते हैं, जिससे कि हम अपनी मशीन की एफिशिएंसी को और प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। एडमंड हिलेरी जिसने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था 1953 में, माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने के बाद बहुत ही बेहतरीन बात बोली थी, और वो थी कि इट इज़ नॉट द माउंटेन्स दैट वी कैप्चर और वी कॉन्कर बट आवर सेल्फ। सो कहीं भी किसी भी प्रोसेस में जो चैलेंजेस होते हैं वो ज़्यादा इंटरनल होते हैं बजाय इसके कि बाहर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जो कई मेजर इश्यूज किसी भी इंडस्ट्री में आते हैं विद रिस्पेक्ट टू मेंटेनेंस प्रोसेस, मैं उसको शेयर करना चाहूँगा और साथ में मैं बात करने वाला हूँ उनके क्या इम्पैक्ट आता है, क्या पॉसिबल रीज़न है और क्या हम एक्शन ले सकते हैं। तो पहला है विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पिटेंस ऑफ पीपल जो कि एक्चुअली में मशीन को ऑपरेट करते हैं। अगर जो ऑपरेटर मशीन को चला रहा है वही कॉम्पिटेंट नहीं होगा तो क्या होगा? बहुत जल्दी पॉसिबिलिटी है कि मशीन में ब्रेकडाउन आना शुरू हो जाए, जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है, जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है उसमें इम्पैक्ट आएगा, जो हम ओई की बात करते हैं उसमें भी इम्पैक्ट आएगा, और बार बार मेंटेनेंस के लोगों को आके मशीन को ठीक करना पड़ेगा। क्या कारण है जिस कारण से ऐसा होता है कि कॉम्पिटेंस कम होती है लोगों की जो काम कर रहे होते हैं? उसके कुछ कारण ये हो सकते हैं कि इन जनरल ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में जो मशीन ऑपरेट करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं, जो बहुत रेगुलरली हर 3 महीने में 6 महीने में चेंज होते रहते हैं। तो उनको कभी भी इसके बारे में बहुत क्लैरिटी नहीं होती कि मशीन को किस तरह से चलाना है। देन ऐसा भी बहुत जार देखा गया है कि जो कॉम्पिटेंस है उसको हम डिफ़ाइन ही नहीं करते। कैसे फॉर एग्जांपल कोई सीएनसी मशीन है या प्रेस शॉप में कोई फैब्रिकेशन मशीन है या कोई वेल्डिंग मशीन है, किस तरह की स्पेसिफिक कॉम्पिटेंस चाहिए उस पर्टिकुलर मशीन को ऑपरेट करने के लिए। तो अगर हमने मशीन में काम करने की कॉम्पिटेंसी डिफ़ाइन नहीं की तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो ऑपरेटर्स उसमें काम कर रहे होंगे मे बी वो कॉम्पिटेंट हों बाय एनी चांस या वो नहीं भी हों। क्या कर सकते हैं इसके लिए? सबसे पहली बात तो है कि हम कॉम्पिटेंस को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि क्या कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। देन समय समय पे उसको हम इवैल्यूएट कर सकते हैं कि क्या वो जो कॉम्पिटेंस है वो आज भी है या उसको कुछ एनहांस करने की ज़रूरत है, उस पे हम काम कर सकते हैं। प्लस रेगुलरली जो लोग हैं जो ऑपरेटर्स मशीन पे काम कर रहे हैं उनको रेगुलरली ट्रेनिंग दी जा सकती है, उनकी नॉलेज को अपग्रेड किया जा सकता है जिससे कि उनकी कॉम्पिटेंस एनहांस रहे। तो दूसरा पॉइंट है, अगर हम टीपीएम की भाषा में बात करें तो हम अक्सर बात करते हैं माई मशीन कॉन्सेप्ट, बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो जो टीपीएम सर्टिफाइड कंपनीज होती हैं जिनको अवार्ड भी मिलता है, वहाँ पर भी अक्सर देखा जाता है कि जो माई मशीन कॉन्सेप्ट है वो बहुत ठीक से काम नहीं करता। यहाँ पर भी आवश्यकता पड़ती है मेंटेनेंस के लोगों की कि वही आते हैं और कोई भी छोटे छोटे ब्रेकडाउन भी होते हैं या छोटे इश्यूज भी होते हैं उसके लिए भी उन्हीं की जिम्मेदारी होती है उस करने के लिए। उसका इम्पैक्ट क्या होता है? उसका इम्पैक्ट ये होता है कि मेंटेनेंस के जो लोग हैं जिनको हम सोचते हैं कि इम्प्रूवमेंट की एक्टिविटीज़ में काम करना चाहिए, मशीन को अपग्रेड करने के लिए काम करना चाहिए, वो डेली रूटीन के काम में लगे रहते हैं और जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है, जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो भी इम्पैक्टेड होता है। और क्या रीज़न हो सकता है इस कारण कि माई मशीन कॉन्सेप्ट नहीं आता? तो एक इम्पॉर्टेंट रीज़न तो यही है कि ऑर्गेनाइजेशन ने टीपीएम इम्प्लीमेंट तो कर लिया होता है, लेकिन स्टिल वो अभी भी ट्रेडिशनल वे में काम करना चाहते हैं कि ये काम इसका है, ये काम उसका है, मेरा काम तो सिर्फ
प्रोडक्शन के नंबर बनाने का है और अगर मेरे टारगेट अचीव हो रहे हैं तो मेरा काम हो रहा है। जो दूसरा रीज़न होता है वो जो ऊपर जो लोग बैठे हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनका भी फोकस यही होता है कि जब तक नंबर्स बन रहे हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है। और माई मशीन कॉन्सेप्ट में उनको ये लगता है कि उसको जो 15 मिनट आधा घंटा रोज़ लगाना पड़ेगा, बेटर है कि वो ना लगाए और फोकस करे कि मशीन चलाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें। क्या कर सकते हैं इसके लिए, क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं? सो मे बी हम अगर मानते हैं कि वॉल्यूम्स ऊपर नीचे होते रहते हैं कस्टमर के, जिस कारण से हमें ऐसा करना पड़ता है, तो मे बी हम एक सर्टन इन्वेंट्री लेवल डेवलप कर सकते हैं। हम लोगों को रेगुलर ट्रेनिंग दे सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू कि किस तरीके से कम टाइम में हम जो रूटीन की मेंटेनेंस है वो मशीन की कर सकते हैं। और ओवरऑल टॉप मैनेजमेंट की भी इन्वॉल्वमेंट अगर रहेगी तो भी ये जो माई मशीन कॉन्सेप्ट है वो कंसिस्टेंटली इम्प्लीमेंट रहेगा। जो तीसरा एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है जो अक्सर इंडस्ट्री में फेस होता है, वो विद रिस्पेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन होता है फॉर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अक्सर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए मशीन मिलती ही नहीं है। और उसका इम्पैक्ट क्या होता है? उसका इम्पैक्ट ये होता है कि बहुत रेगुलर ब्रेकडाउन्स होते हैं, कभी भी ब्रेकडाउन हो जाता है, पता ही नहीं चलता, क्योंकि मशीन की प्रेडिक्टिबिलिटी ख़त्म हो जाती है और उस कारण से जो लॉसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और होता क्या है, जब मशीन को आप टाइमली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए नहीं दे रहे हैं तो उस केस में जो मेंटेनेंस के लोग हैं वो जनरली वीकेंड्स पे आते हैं, जिससे उन पे एडिशनल लोड पड़ता है। जिस समय आपकी सेकंड शिफ्ट खत्म होती है और थर्ड शिफ्ट शुरू हो रही है, मे बी उसके बीच में कुछ टाइम है, मे बी लंच टाइम है, मे बी और कोई ब्रेक टाइम है, तो उस समय कोशिश होती है कि थोड़ा बहुत मेंटेनेंस करके मशीन को चलाते रहें। और इसका कारण क्या है? उसका कारण वही है कि जो मेन फोकस इन जनरल ऑर्गेनाइजेशन में होता है वो नंबर्स के ऊपर होता है कि नंबर्स मीट होने चाहिए। अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टाइमली नहीं भी हुई तो क्या फ़र्क पड़ता है, मशीन तो चली रही है। बट क्या कर सकते हैं इसके लिए? अगर हम देखें तो इन जनरल जो वॉल्यूम्स अप डाउन होते हैं, जिस कारण से हम मशीन को रेगुलर चलाते हैं और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए नहीं देते हैं, तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से पीक टाइम है जिस समय वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, तो हम एडिशनल कैपेसिटी जनरेट कर सकते हैं, वो मटेरियल पहले से बना के रख सकते हैं, जिससे कि हम टाइमली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पे मशीन को दे सकें। देन हम एक एमएएस भी जनरेट कर सकते हैं, जहाँ पर इस बात के बारे में पता लगे कि मे बी डायरेक्टली मशीन को लॉस नहीं हुआ, बट इनडायरेक्टली कितना लॉस प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी में हुआ विद रिस्पेक्ट टू नॉन मेंटेनेंस ऑफ मशीन ऑन टाइमली, जो समय समय मेंटेनेंस करनी चाहिए। तो वो भी एक तरीका हो सकता है। जो एक और चैलेंज होता है वो होता है विद रिस्पेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ राइट क्वालिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स। ये बहुत कॉमनली देखा जाता है कि स्पेयर पार्ट्स या तो अवेलेबल नहीं होते, या अवेलेबल होते भी हैं तो उनकी क्वालिटी वैसी नहीं होती जैसी डिज़ायर्ड होती है। तो उसका इम्पैक्ट क्या आता है? समय समय मशीन ब्रेकडाउन पे होती है, हमें लगता है कि हमने एक स्पेयर पार्ट चेंज किया है, अब कम से कम 1 साल तक प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बट मे बी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद फिर से कोई छोटा सा ब्रेकडाउन आ जाता है। जब ब्रेकडाउन आता है तो उससे ओवरऑल क्वालिटी में और प्रोडक्टिविटी में भी इम्पैक्ट आता है। जो ओई है, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस है, वो भी उससे इम्पैक्ट होती है। तो उसके कारण क्या क्या हैं? उसके कारण एक तो यह है कि हमेशा ही ऑर्गेनाइजेशन को अक्सर ऐसा लगता है कि जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है मशीन के लिए। तो जो कॉस्ट कटिंग की बात की जाती है, सबसे पहले उस पे कॉस्ट कटिंग की जाती है कि अगर एक कंपोनेंट 100 रुपये का मिलता है, अगर उसको 80 रुपये 70 रुपये में हमें मिल जाता है तो उसे हम ले लेते हैं, और हम इस बात को बिल्कुल भी समझने की कोशिश नहीं करते उसका इम्पैक्ट किस तरीके से मशीन पे आने वाला है या ब्रेकडाउन पे आने वाला है। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यही है कि जब भी डिसीजन हो कि स्पेयर पार्ट कहाँ से लेना है और किस क्वालिटी का लेना है, तो जो मेंटेनेंस के लोग हैं परचेज़ के साथ उनको भी इंगेज किया जाए। देन सेकेंडली इस बात को भी देखा जाए कि अगर रेगुलरली ब्रेकडाउन आ रहे हैं तो वो कम्युनिकेशन परचेज़ को भी जाना चाहिए कि ये सिर्फ मेंटेनेंस की परफॉर्मेंस नहीं है, बल्कि परचेज़ डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को भी रिफ्लेक्ट करता है कि उनके कारण से, क्योंकि उन्होंने पुअर क्वालिटी ऑफ स्पेयर पार्ट अरेंज किए, उस कारण से भी ये प्रॉब्लम आ रही है। एक और जो चैलेंज अक्सर मेंटेनेंस प्रोसेस में आता है वो आता है जिस समय हम मशीन का सिलेक्शन करते हैं ड्यूरिंग प्रोसेस डिज़ाइन फेज। अगर उस समय हमने सही तरह की मशीन का चयन नहीं किया, अगर हमारे पास 2 या 3 ऑप्शन हैं, एक वो मशीन है जो सबसे बेस्ट क्वालिटी की है, एक दिन सेकंड बेस्ट एंड थर्ड बेस्ट, बट हमें लगता है कि जो बेस्ट क्वालिटी है और जो सस्ती वाली है उसमें करीब 30% 40% का कॉस्ट का डिफरेंस आ रहा है, तो अक्सर डिसीजन लिया जाता है कि जो सेकंड या थर्ड बेस्ट है उसको ले लेते हैं और बाद में देख लेंगे कैसे करना है। तो उस कारण से होता क्या है,
जो वॉइस ऑफ कस्टमर होती है, जहाँ पे हमने कस्टमर को एक सर्टेन टारगेट दिया होता है कि हम इतना वॉल्यूम आपको डेली या हर महीने ज़रूर देंगे, या हम बात करते हैं कि ये हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहेगी। रियल सेंस में एक्चुअली में हम वो वॉल्यूम कभी भी दे नहीं पाते, और अगर देना भी होता है तो उसके लिए बहुत मेहनत और बहुत एफर्ट लगती है। देन सेकेंडली, जो भी हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्शन को हमने टारगेट किया होता है, क्योंकि रेगुलर ब्रेकडाउन्स आ रहे हैं, प्रोडक्टिविटी कम होती है, क्वालिटी में इम्पैक्ट आता है, कस्टमर कंप्लेंट्स आती हैं, तो ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाती है और ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी में फ़र्क आता है। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो है कि जिस समय प्रोसेस डिज़ाइन के टाइम में हम ये डिसाइड कर रहे हैं किस तरह की मशीन्स को लेना है, तो उस समय जो रेलेवेंट मेंटेनेंस के लोग हैं उनको इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, उनका इनपुट बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमें क्लैरिटी रहे कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो डिसीजन सही ले रहे हैं या नहीं ले रहे। दैन सेकेंडली, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें इस इम्पैक्ट को भी समझना है कि अगर हम कोई लो क्वालिटी की मशीन ले रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल किस तरह का आने वाला है, उसको हमें फैक्टर इन करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि बाद में हमें किसी तरह का कोई चैलेंज ना आए। देन एक और जो पॉसिबल चैलेंज विद रिस्पेक्ट टू मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स आता है, वो होता है कि मशीन को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, उसको बहुत ओवर स्ट्रेच किया जाता है। इट इज़ समथिंग लाइक दिस कि अगर एक कार है जिसकी मैक्सिमम स्पीड शायद 180 या 200 है, बट फिर भी हम उससे 100, 120, 80 के आसपास ही चलाते हैं। ऐसा नहीं होता कि उसको हम पूरी आखिरी स्पीड तक लेके जाए। तो उसी तरह से ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम मशीन को यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है कि मशीन की एक सर्टेन कैपेबिलिटी है, लेकिन हम उसे किस लेवल तक लेके जाना है वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम बहुत ज़्यादा मशीन को यूटिलाइज़ कर रहे हैं और उसको टाइम नहीं दे रहे हैं रिकवर करने का इन टर्म्स ऑफ प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड अदर थिंग्स, तो बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटी रहती है, राइट। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने जिस समय प्लानिंग की होती है, अपनी प्रोडक्शन प्लानिंग की होती है कि हमें कितने पीसेस प्रोड्यूस करने हैं, उस समय प्लानिंग ठीक से नहीं की जाती। जो हमारी कैपेसिटी कैलकुलेशन होती है वो ठीक से नहीं होती, तो जो बर्डन आता है वो ओवरऑल मशीन्स पे आता है कि हम कॉन्टीन्यूसली मशीन को चलाते हैं। अगर हमें वीकेंड को ब्रेक देना भी है तो भी हम वहाँ पे ब्रेक नहीं देते और उस समय मशीन को हम चलाते हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए एक जो पॉसिबल सॉल्यूशन है वो यही है कि हम प्लानिंग ठीक से करें। अगर हमें लगता है कि इन्वेंट्री बिल्डअप करने की ज़रूरत है उसको हम करें, और इसको भी देखें कि किस तरीके से हम जो नए प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर जब हम प्लानिंग कर रहे हैं एटलीस्ट वहाँ पर हम प्लानिंग ठीक से कर सकें, जिससे कि आने वाली मशीन में वो दिक्कत ना आए। एक और जो इम्पॉर्टेंट चैलेंज अक्सर मेंटेनेंस प्रोसेस में देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि अक्सर प्रिवेंटिव या प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस पेपर पे ही होती है, रियल सेंस में वो होती नहीं है। और उसका इम्पैक्ट क्या आता है? उसका इम्पैक्ट यही आता है कि कभी भी मशीन ब्रेकडाउन आ जाती है, कभी भी मशीन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है और ओवरऑल जो क्वालिटी है एंड प्रोडक्टिविटी है वो इम्पैक्ट होती है। क्या कारण हो सकता है इसका? मे बी एक इम्पॉर्टेंट कारण ये है कि इस प्रोसेस के ऊपर बहुत रेगुलर मॉनिटरिंग या कंट्रोल नहीं है। कोई भी इस प्रोसेस को ठीक से देख नहीं रहा है कि क्या ठीक से ये लोग काम कर रहे हैं, या जितना समय या जितना टाइम मेंटेनेंस में देना चाहिए क्या उतना लगा, या इट इज़ ओनली अ पेपर वर्क दैट इज़ हैपनिंग। क्या सॉल्यूशन है जिससे इस चीज़ को ट्रैक कर सकते हैं? तो जो इंडिकेटर्स होते हैं, मीन टाइम बिटवीन फेलियर, मीन टाइम टू मेंटेनेंस, मीन टाइम टू रिपेयर, इन सब इंडिकेटर्स को अगर थॉरली रिव्यू किया जाए तो ये बहुत क्लियर पिक्चर दिखाते हैं कि इसका रूट कॉज क्या है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। तो वो भी एक फैक्टर है जिससे हम इस बात को चेक कर सकते हैं। देन एक और इम्पॉर्टेंट चैलेंज अक्सर इंडस्ट्री में देखा जाता है वो है इन्वॉल्वमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। ऐसा बहुत कॉमन होता है कि टॉप मैनेजमेंट के लिए जो और प्रोसेसेस होते हैं जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, मे बी परचेजिंग, प्रोडक्शन, क्वालिटी, उस पर ज़्यादा फोकस होता है। और ये शायद माना जाता है कि मेंटेनेंस प्रोसेस एक सपोर्ट प्रोसेस है और शायद इसीलिए थोड़ा सा फोकस कम हो जाता है। और उससे होता ये है कि जो रिसोर्सेज मेंटेनेंस प्रोसेस को मिलने चाहिए वो रिसोर्सेज टाइमली नहीं मिलते हैं, या जो सपोर्ट उनको टाइमली मिलनी चाहिए उन्हें नहीं मिलती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम पिछले 1 साल, 2 साल या 3 साल का ट्रेंड देखें तो वो एक आइडिया दे सकता है कि कितना कंट्रीब्यूशन रहा मेंटेनेंस प्रोसेस का, कि चूँकि मशीन ठीक से मेंटेन नहीं थी उस कारण से ऑर्गेनाइजेशन को लॉसेस हुए। अगर उस तरह के डाटा को बनाया जाए और मैनेजमेंट को शो किया जाए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेंटेनेंस जो मैनेजमेंट है उसको लगेगा कि कितनी इंपॉर्टेंस है मेंटेनेंस प्रोसेस की, और वो भी उसको फोकस करेंगे। इसके अलावा एक और जो
चैलेंज रहता है विद रिस्पेक्ट टू मेंटेनेंस वो होता है एजिंग ऑफ मशीन कि शायद एक सर्टन लाइफ है, ऐसे 8 से 10 साल है, बट शायद 12 साल 15 साल भी उस मशीन को हम खींचे जा रहे हैं। तो उस कारण से भी एक प्रॉब्लम आती है कि ब्रेकडाउन बहुत जल्दी होते हैं। हमें कभी भी पता नहीं है कि उस मशीन की परफॉर्मेंस कैसी होगी, कभी भी अचानक रिजेक्शन प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है, मशीन के जो वेरिएशंस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि जिस समय हम प्लानिंग कर रहे हैं, हर साल की प्लानिंग कर रहे हैं, उस समय हम प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो कैपिटल का रिसोर्स का आइडेंटिफिकेशन है, वो हम नहीं कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मशीन। एक और कारण हो सकता है वो इस बारे में है कि शायद हमें लगता है कि जब तक मशीन पूरी तरह से ब्रेकडाउन में नहीं आ जाती, हमें उसको यूटिलाइज करना चाहिए और फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है। देन मे बी देर इज़ नो प्रॉपर टूल डुप्लीकेशन प्लान, कि अगर वो डुप्लीकेशन प्लान हमारे पास नहीं है कि कौन सी मशीन कब उसकी ब्रॉडली उसकी लाइफ ख़त्म होने वाली है, हो सकती है, उसके बेसिस पे हम नई मशीन को प्रोक्योर करें, वो प्रोसेस भी एस्टेब्लिश नहीं होता। तो इसके जो पॉसिबल मेथड्स हैं उसमें जो टॉप मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस मैनेजमेंट को ये बताने की बहुत ज़रूरत है कि जब एक मशीन की सर्टन लाइफ जब एक्सटेंड हो जाती है तो उस कारण से जो ब्रेकडाउन्स आ रहे हैं, जो लॉसेस आ रहे हैं, वो कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द ओवरऑल लॉसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। और अगर इन सब जो मैंने आपको चैलेंजेस बताए इनको प्रॉपरली मॉनिटर किया जाए और इफेक्टिवली इस पर एक्शन लिया जाए, सो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को मिल सकते हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि ओई की परसेंटेज इंप्रूव होगी, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, जो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हैं वो कम होने शुरू हो जाएंगे, जो एक्सीडेंट्स हैं या तो वो होंगे नहीं या बहुत ही कम हो जाएंगे। ओवरऑल जो एम्प्लॉइज़ का जो मोरल है, जो उनका सेटिस्फेक्शन है, वो इम्प्रूव होगा। और जो कस्टमर की तरफ से जो एक सेटिस्फेक्शन होता है या उनको एश्योरेंस होता है कि यहाँ से हमें जो डिज़ायर्ड क्वालिटी है और डिलीवरी मिलती रहेगी, वो कॉन्फिडेंस उनके पास बना रहेगा। सो अगर मैं समरी करूँ तो ब्रॉडली मैंने आपको मेंटेनेंस प्रोसेस के क्या क्या पॉसिबल चैलेंजेस हैं मैंने उसके बारे में बात की, जिसमें मैंने बात की अबाउट कॉम्पिटेंट मैन पावर की, डिज़ाइन फेज़ में सही मशीन के ना चुनने को, क्रिटिकल स्पेयर पार्ट्स की सही क्वालिटी अवेलेबल ना होने को, मशीन जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए जानी चाहिए उसको टाइम ना मिलने के लिए जो एक इशू होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग, जो बहुत ज़्यादा टू मच यूज़ हम करते हैं मशीन्स का, वो भी एक रीज़न होता है। दैन इसके अलावा जो प्रिवेंटिव एंड प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस हो रहा है वो एक्चुअली में पेपर में हो रहा है, रियल सेंस में वो नहीं हो रहा। दैन टॉप मैनेजमेंट का जो फोकस है जब वो कम होता है तो वो भी एक चैलेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू मेंटेनेंस प्रोसेस। एंड द लास्ट वाज विद रिस्पेक्ट टू द एजिंग ऑफ मशीन, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज जो कॉमन इंडस्ट्री में देखा जाता है। तो ये एक सीरीज़ थी जो 6 एपिसोड में थी, जो यहाँ से कंप्लीट हो रही है। अगर आपको लगता है कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये अच्छा है और आपके लिए यूज़फुल है, तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो को अगर आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो नीचे जो ब्लॉग का लिंक है उसको आप क्लिक करेंगे तो और डिटेल में आपको ये जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।